तो आज हमने एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति। जो CBCS के स्टूडेंट हैं उनको BA 4 सेम में ये पढ़ना है, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में है उसमें अलग अलग सेमेस्टर्स में इसकी यूटिलिटी है। बेहद महत्वपूर्ण है यूनिवर्सिटीज़ में भी, नेट के एग्ज़ाम में भी, और UPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने भारत की विदेश नीति के जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो पढ़ने हैं। यानी कि मूलभूत निर्धारक तत्व, तो बेसिक डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, और किन चीज़ों की वजह से भारत की विदेश नीति ऐसी है जैसी हम अभी देख रहे हैं। तो उनको कहा जाता है निर्धारक तत्व, जो उसकी निर्धारित करती हैं किसी देश की विदेश नीति को। अब भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व है, वैसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग उसमें बांटा है। जैसे कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि भारत की विदेश नीति के या किसी भी देश की विदेश नीति के दो प्रकार के निर्धारक तत्व होते हैं, एक इंटरनल या आंतरिक और दूसरा एक्सटर्नल या बाह्य। तो आंतरिक जो तत्व हैं वो कौन से हैं? भारत की या किसी भी देश की घरेलू नीति, डोमेस्टिक पॉलिसी, उस देश की इकोनॉमी, उस देश की पार्टी पॉलिटिक्स, उस देश के इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाएं, और उस देश का जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन। तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट उस देश की डिफेंस जो नीति है वो क्या है, यानी कि कई बार इसको स्ट्रेटेजिक भी कहा जाता है, यानी कि रणनीतिक, यानी कि घरेलू नीति, उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की पार्टी राजनीति, उस देश की संस्थाएं, उस देश का जनमत, और उस देश की रणनीतिक बाध्यताएं या रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ये सब आंतरिक तत्वों में गिने जाते हैं। जबकि एक्सटर्नल में उस देश के जो संबंध हैं विदेशी राज्यों के साथ, विदेशी राज्यों से संबंध, यानी कि रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, ये गिना जाता है। इसके अलावा मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल कोऑपरेशन, और लास्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दूसरे राष्ट्रों के साथ उसकी क्या संबंध है, इससे उसकी विदेश नीति तय होगी। खराब हैं तो उस तरीके की विदेश नीति होगी, अगर अच्छे हैं तो उस अलग विदेश नीति होगी। उस देश के दो देशों से, यानी कि दो देशों के कैसे संबंध है, मान लीजिए आपका कंट्री A है तो B के साथ उसके कैसे हैं, या B, C और D एक साथ उसके कैसे हैं, वो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में आ जाएगा। और तीसरी चीज कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसके संबंध कैसे हैं, जैसे UNO है या बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे उनके संबंध किस तरीके के हैं। तो ये जो है वो बाह्य तत्व हैं जो किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। हम भारत की विदेश नीति की बात कर रहे हैं, तो भारत की विदेश नीति में सबसे पहले हम ऐसे निर्धारक तत्वों को पढ़ना चाह रहे हैं जो कि है हिस्टोरिक, यानी कि ऐतिहासिक। आप ये जानते हैं कि भारत कोई नया देश तो है नहीं, भारत की संस्कृति जो है 7000 साल से पुरानी कही जाती है, इससे भी ज़्यादा पुरानी कही जा सकती है। तो कुछ ऐसा कोई इतिहास है भारत का जिसने भारत की विदेश नीति को शेप अप किया हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को शेप दी हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन दी हो, दिशा दी हो या दशा तय की हो उसकी, बिल्कुल है। तो भारत का जो इतिहास है उसने भारत की विदेश नीति के बहुत सारे तत्व जो आजकल हम देख रहे हैं उनको निर्धारित किया है। तो इसमें हम सीधे बात करेंगे, इससे पहले ब्रिटिश काल से पहले की जो विदेश नीति थी वो इस क्लास के डोमेन से बाहर है, इस लेक्चर के डोमेन से बाहर है, इसीलिए हम शुरुआत करेंगे ब्रिटिश पीरियड की भारत की विदेश नीति की।
और ब्रिटिश पीरियड में भी ये बहुत पहले भारत जो है विदेश नीति के वार्तालाप में या कोऑपरेशन में भाग नहीं लेता था, क्योंकि आप जानते हैं 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सामने आता है और वो एक रिपब्लिक बनता है 1950 में। लेकिन 1947 से पहले ही ब्रिटिशर्स ने अपने एक अधीनस्थ राज्य के रूप में, यानी कि अपने एक डोमिनियन स्टेट के फॉर्म में भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों में, संस्थाओं में और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बातचीत के हैसियत से एक ऐसी इंटरनेशनल एंटिटी के रूप में भेज दिया था। लेकिन 1947 से पहले भारत का स्टेटस क्या था? भारत तो एक स्वतंत्र राष्ट्र था नहीं, तो उसको कहा जाता है क्वासी इंटरनेशनल एंटिटी, यानी कि अर्ध अंतरराष्ट्रीय एंटिटी को आप तत्व भी कह सकते हैं या संस्था भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। अर्ध अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में भारत भाग लेता था। क्वासी वर्ड क्यों लगाया मैंने? क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, आजाद नहीं था भारत, तो ब्रिटिश राज्य के डोमिनियन स्टेट के रूप में भारत भाग लेता था। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में और अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशंस में या बातचीत में। अब आप एक चीज इसमें देखें कि ये शुरुआत भी कहाँ से हुई कि भारत, क्योंकि ब्रिटिशर्स कोई भी चीज मुफ्त में देने वाले तो थे नहीं, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई कि हम ये कहते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। और मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि हमको इसको किस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिक जो इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि ऐतिहासिक तत्व जो निर्धारक करने वाले हैं। तो इन चीज़ों ने बहुत आज की भारत की विदेश नीति को डायरेक्शन दी है। तो ये शुरुआत होती है लगभग 1914 से, व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। जब पहला विश्व युद्ध शुरू होता है तो 1914 से, तो उस समय भारत की बिना सहमति लिए हुए भारत को ब्रिटिश राज्य जहां जहां लड़ रहा था, ब्रिटिश स्टेट यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जहां लड़ रहा था, वहां ये मान लिया गया कि भारत भी उस युद्ध में अपने आप ही शामिल हो गया है, क्योंकि भारत गुलाम था। तो इसका भारत ने विरोध किया। अब ब्रिटिशर्स ने इस चीज से थोड़ा सा फियर्ड ऑफ होकर के, घबरा करके भारत के सामने दो काम किए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लड़ रहे थे, तो इस समय वो भारत में एक आंतरिक मोर्चा लड़ाई का नहीं खोलना चाहते थे, उनको बाहर के दुश्मनों से निपटना था। तो भारत ने जब इस चीज़ का विरोध किया कि भाई आपने हमको युद्ध में क्यों लगा दिया, हमसे पूछा भी नहीं, बिना पूछे हमसे युद्ध में लगा दिया, विदाउट द परमिशन एनी स्टेट कैन नॉट इंडल्ज अदर स्टेट इन अ वॉर। तो ब्रिटिश स्टेट ने दो काम किए, एक तो किया डोमेस्टिक और एक किया एक्सटर्नल तरीके से। तो डोमेस्टिक तरीके से तो आप ये जानते हैं, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1917 में उन्होंने स्टैब्लिश किया और 1919 में भारत आया, इस बारे में आप जानते हैं। और एक्सटर्नली उन्होंने क्या किया, टू प्लेकेट इंडिया, भारत को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भारत को कहा कि आप जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भाग लीजिए, एक क्वासी इंटरनेशनल एंटिटी के रूप में। और यहीं से भारत की शुरुआत हुई, इंडिया के एक्सपोजर की टुवर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भारत को पहली बार ये पता लगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होता है। तो उस समय आप ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1919 में, तो उस समय की जो वार्साई की ट्रीटी थी, यानी कि वार्साई की संधि, जिसे पेरिस पीस अकॉर्ड भी कहा जाता है, वार्साई संधि जो थी उसका भारत ओरिजिनल साइनी है, भारत ने साइन किए हैं उस पर। अब देख लें आप, भारत 1947 में स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र हुआ 1919 में स्वतंत्र नहीं था, लेकिन तब भी उसने वार्साई की ट्रीटी में साइन किया। और इसके अलावा दूसरे एक बड़े आश्चर्य की बात है, जिसे कहते हैं बड़े खुशी की बात ये थी कि भारत लीग ऑफ नेशंस के ओरिजिनल साइनी था। लीग ऑफ नेशंस तो 1919 में अस्तित्व में आता है, जिसकी बात चल रही थी 1919 में। वुड्रो विल्सन जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनका ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, जो लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का, ये राष्ट्र संघ का भारत ओरिजिनल मेंबर आप देख सकते हैं। और वार्साई की ट्रीटी में भारत भाग लेता है। तो यहां से एक बात की शुरुआत हुई है कि किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लेना की कोशिश करते हैं। यहां से भारत ने लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से
बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारी चीज़ों का उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसके सिस्टम को एक्सपीरियंस हुआ कि वो भारत की विदेश नीति या जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से चलती है। अब इस कड़ी में भारत लीग ऑफ नेशंस के अलावा कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मेंबर रहा है, इस जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का। इसके अलावा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है जिसे, तो उसका भारत मेंबर रहा है। तो इन सब ने भारत का एक्सपोजर किया टुवर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और सैन फ्रांसिस्को में नाइनटीन 1945 में यूएनओ की स्थापना की बात शुरू हुई, तो उस समय भी भारत यूएनओ का ओरिजिनल साइनी मेंबर था, यानी कि मौलिक हस्ताक्षर करता था। ठीक, तो सैन फ्रांसिस्को की जो भावना थी उसने किसको जन्म दिया? यूएनओ को जन्म दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी और लीग ऑफ नेशंस का भी भारत ओरिजिनल मेंबर रहा। और ये भी आप समझ लें कि 1945 में भी भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, भारत एक क्वासी इंटरनेशनल एंटिटी के रूप में भाग ले रहा था। तो इन चीज़ों ने भारत का जो भारत की जो एक समझ लीजिए कि उनका एक्सपोजर था, भारत का जो एक्सपीरियंस था, उसका जो अनुभव था, वो बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में। अब यहाँ से इस दौर में कुछ 2-3 चीज़ें निकल के आई कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लेता था तो किस तरीके से काम करता था। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस चीज़ के लिए? कि जो कन्वेंशन ऑन ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती थी महिलाओं की और बच्चों की, उसके खिलाफ जो कन्वेंशन लाने के लिए, उसके खिलाफ एक बाध्यकारी कानून लाने के लिए यूएनओ में, लीग ऑफ नेशन में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस पूरे दौर में 2-3 चीज़ें क्रिस्टलाइज की जा सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई जो आज भी कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। एक तो इस दौर में एंटी इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद विरोधी जो सोच थी भारत की विदेश नीति की, ये क्रिस्टलाइज होती है। ठीक है, आज भी भारत किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करता है। कारण क्या था? क्योंकि भारत खुद साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। साम्राज्यवाद आप कह सकते हैं या उपनिवेशवादी विरोधी, एंटाई कॉलोनिस्ट अप्रोच, यानी कि उपनिवेश विरोधी। दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब किसी देश का आर्थिक शोषण होता है तो उसे कॉलोनियल रूल कहा जाता है। जब किसी देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का शोषण होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, तो उसे कहा जाता है इंपेरियलिज्म। तो दोनों ही लगभग एक जैसी चीजें हैं। ये इसका पहला चरण है, उसके बाद इंपेरियलिज्म आता है। दूसरी चीज, भारत एंटाई रेशियल रहा कभी हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में, यानी कि नस्ल भेदी जो सोच है उसका विरोध किया है। नस्ल भेद विरोध, कि भाई क्योंकि भारत के लोग खुद नस्ल भेद का शिकार थे तो उसकी वजह से विरोध किया है। और तीसरी चीज, हमेशा भारत ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बल दिया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आप देखें, भारत ने हमेशा वर्साई की ट्रीटी में भी और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में भी हमेशा ये कहा कि कभी भी अपने नेबरहुड की तरफ से आप वॉर करके या युद्ध करके किसी भी मामले को न सुलझाएं। इसलिए आप ध्यान रखें कि भारत ने नाजिज्म का और फासिज्म का द्वितीय विश्व युद्ध में विरोध किया था। ठीक, क्योंकि भारत हिंसा का सहारा नहीं लेता। आज भी भारत की जो पैसिफिस्ट अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी में, ये उसी दौर की देन है। चौथी चीज, लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा आप समझते हैं, ऐसे भारतीय मूल के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा। ठीक है,
यानी कि आप कह सकते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, आप कह सकते हैं ओवरसीज इंडियन, जो बाहर रह रहे हैं, भारत के जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं। अब उसका जो जो भूमिका रखी गई थी, मैं क्यों कह रहा हूँ, वो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। आप देखिए, भारत के जो लोग थे, जो गरीब वंचित वर्ग से आते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने मजदूरों के रूप में दुनिया के अलग अलग देशों में वो ले गए। कहाँ कहाँ ले गए? श्रीलंका ले गए, मॉरिशस ले गए, आप देख रहे हैं कि घाना ले गए। घाना में क्यों ले गए? क्योंकि वहाँ पे जो है कोको की खेती की जाती है। अमेरिका भी ले गए कई बार गन्ने की खेती के लिए, ज़्यादातर निग्रोज को ले गए। उनको कहा जाता है कि भाई वो उस समय उनको जो अफ्रीकन ब्लैक है उनको निग्रो कहते थे, तो वो कहते थे कि हाँ जो निग्रो पीपुल है उनको लेकर के आप मजदूरी के लिए ले जाइए। तो ऐसे वो भारत के लोगों को भी अच्छा नहीं मानते थे, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, हमको भी वो ब्लैक या ब्लैक इंडियन के रूप में जानते थे। तो इंडियंस को भी वो श्रीलंका, मॉरिशस, इस तरीके के जगह ले गए और वहाँ उन्होंने उनसे मजदूरी करवाई अपने हितों के लिए। तो उन लोगों के हितों का ध्यान रखना हमेशा से ही भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा। आज स्थिति ऐसी नहीं है, भारतीय लोग एक्सेल कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। तो अब तो खैर भारतीयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी ये आज भी भारत के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भारत की विदेश नीति को देखा जाना चाहिए कि ये हिस्टोरिक डिटर्मिनेंट क्या है भारत की विदेश नीति का। अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स की तरफ आते हैं, वो है दूसरे नंबर का, वो है जियोपॉलिटिकल, यानी कि भारत की विदेश नीति का भू राजनीतिक निर्धारक तत्व। तो भू राजनीतिक निर्धारक तत्व में आप समझ सकते हैं कि भारत की ये दो वर्ड है, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। ये जियोपॉलिटिक्स जो वर्ड है, इसका ये दो वर्ड से बना है, जियो एंड पॉलिटिकल, यानी कि जियो का अर्थ है धरती और पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। तो आपकी जो विशेष ज्योग्राफी की वजह से जो राजनीति निकल के सामने आती है उसे कहा जाता है भू राजनीतिक। तो भू राजनीति जो भारत की स्थिति है, क्या उसने भारत की विदेश नीति को कंपेल किया है किसी तरीके से, या भारत की विदेश नीति को शेप अप दिया है? हाँ, बिल्कुल किया है। अगर आप भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति बहुत विशिष्ट है। मैं मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। आप देखें, भारत जो है वो यहाँ तीन ओर से समुद्र से घिरा है। एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और ये है हिंद महासागर, ये इंडियन ओशन आप देख सकते हैं, हिंद महासागर। और उत्तर में इसके हिमालय है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमेशा से ही आक्रमण के लिए प्रोन रहा है, यानी कि यहाँ से जितने भी आक्रमण हैं वो भी आज भी वही स्थिति है, पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण होते हैं। तो भारत हमेशा इस फ्रंट पर ओपन रहा है और तीन ओर से समुद्र से घिरा है। अब यहाँ पर इंडियन ओशियंस के इलाके की सुरक्षा और भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण भारत का ऑब्जेक्टिव है। तो ये भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को यह जरूरी है कि वो एक बड़ी भौगोलिक नौसेना रखे, नेवी रखे। आप देखें, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है उसमें सुधारने के लिए उसको इस एरिया की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी नौसेना की जरूरत है। आप इस बात को भी देखिए, इनकार नहीं कर सकते कि जो मुंबई हमला हुआ था तो समुद्र के रास्ते हुआ था, मुंबई पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो मुंबई पर हुआ था। तो समुद्र की जो सीमा है भारत का हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा है। अब ये देखें कि ऐसा क्यों है। इसका रीज़न है कि भारत जब अर्थव्यवस्था की बात करता है तो अर्थव्यवस्था के लिए भारत को समुद्री मार्ग का आवागमन सही से होना चाहिए। जो समुद्री मार्ग का आवागमन कैसे होगा, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये देखिए ये साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र है, साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र है। तो साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में आवागमन निर्बाध होना चाहिए। इसलिए जरूरी क्या है कि इंडियन ओशन जो है किसी भी प्रकार से सुरक्षित रहे। तो ये भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें खतरा क्या है। आप ये जानते हैं कि चीन इंडियन ओशन में दखल बढ़ा रहा है। ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी वजह से भारत कंसर्न रहता है, क्योंकि इसी के बगल में म्यांमार में जो कोको द्वीप समूह है वहाँ पर चीन ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है। तो भारत ने भी अंडमान निकोबार में
एक बहुत हैवी नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिश की। आप देखें, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट क्या है? मलक्का स्ट्रेट साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है। ये मलक्का जल संधि, ये तो मलक्का जल संधि जो है वो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। अगर कभी इस पर खतरा आता है तो ये हो सकता है कि भारत अपना जो व्यापारिक आवागमन है यहाँ से ना कर पाए। तो भारत की स्थिति कैसी है? एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया है इस तरफ, और एक तरफ मध्य पूर्व है। तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत की स्थिति अपने आप ही महत्वपूर्ण है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि एक तो हिंद महासागर की सुरक्षा यानी कि इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी, ये भारत के लिए एक जिसे कहते हैं सबसे बड़ी एक वो चीज़ है। और उसमें मैंने इंडियन ओशन की सिक्योरिटी में आपको जैसे बताया कि मलक्का स्ट्रेट जो है यानी कि मलक्का जल संधि, उसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल वो हमारा एक मैंडेशन है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है कि हमको करना ही करना है, क्योंकि भारत 3 जगह से समुद्र से घिरा है। और तीसरी चीज है अपनी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये भारत है। तो आप देख, जैसे मैंने कहा है कि हमेशा जो आक्रमण हुए हैं इतिहास में वो हमेशा यहीं से हुए हैं। तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की सुरक्षा, सिक्योरिटी। और चौथी चीज है हिमालयन आर्च सिक्योरिटी। ये हिमालय है, तो 1962 से पहले ये समझा जाता था कि हिमालय एक नेचुरल बैरियर है, ये बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन आप जानते हैं कि 1962 में चीन और भारत का जो युद्ध था उसमें ये जो हमारा जो सोचना था, हमारा जो एजम्पशन है वो अपने आप ही खत्म हो गया है, क्योंकि अब हिमालय जो है वो ज़्यादा प्रोन है अटैक के लिए। तो भारत इसके लिए काम करता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली भारत ने जो माउंटेन डिवीजन है अपनी आर्मी की वो दोबारा से फैसिलिटेट की है, और ज़्यादा बढ़ाई है उसको, और ज़्यादा इक्विप्ड किया है उसको, ज़्यादा मजबूत किया है माउंटेनियर डिवीजन को। तो ये सारी चीज़ें भारत के जियोपॉलिटिकल कारण से निकल के सामने आती हैं। और इसके अलावा भारत, मैंने आपको बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बिल्कुल बीच में खड़ा है इंडिया। तो इस दृष्टि से भी भारत बेहद प्रोन है, बेहद सेंसिटिव है किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ होता है जैसे इराक, ईरान या सऊदी अरब में या उस जगह पे, तो भारत पे प्रभाव पड़ता है। ऐसे साउथ ईस्ट एशिया में कुछ हलचल होती है तो भारत पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत का जो आवागमन है वो बेसिकली सी रूट से मौजूद होता है। तो ये है भू राजनीतिक कारण। अब तीसरी चीज है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक कारण, आर्थिक डिटर्मिनेंट, यानी कि आर्थिक निर्धारक तत्व। अब आप आर्थिक निर्धारक तत्व में देखें क्या है। भारत के सामने सबसे पहले आर्थिक चुनौती क्या है? वो है ऊर्जा सुरक्षा की, एनर्जी सिक्योरिटी। भारत की भूमि को ये कहा जाता है कि वो कहा जाता है कि सोने की चिड़िया है, शस्य श्यामला भूमि है। लेकिन भारत के सामने एक सबसे बड़ी समस्या बहुत पहले काल से मौजूद रही है, वो है यहाँ ऑयल डिपॉजिट का अभाव होना, यानी कि तेल का अभाव होना। तो पेट्रोल और डीजल हम प्रोड्यूस इतना नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम है हमारे पास, मिनिमम है। हालांकि एक्सप्लोरेशन की बात है, अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। लोग ये भी कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है वो तेल पर तैर रही है, वहाँ बहुत तेल है, उसको एक्सप्लोर हम नहीं कर पाए अभी तक। तो भारत अपने निर्यात का 70% लगभग ऑयल पे खर्च करता है, तेल पर खर्च करता है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनके साथ रिलेशन नॉर्मल करके रखा जाए। इसीलिए मिडिल ईस्ट में कोई भी घटना होती है उसका भारत पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आज ही रिसेंटली की बात करूं, अभी इस दौर में कच्चे तेल का जो दाम है वो बहुत नीचे हो गया है। तो ये कहा जा रहा है हर भारत की संस्था के द्वारा, जैसे आरबीआई के द्वारा भी, कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब कच्चे तेल के दामों में कमी आएगी तो भारत उसमें ज्यादा खर्च कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया भारत सबसे ज्यादा खर्चा ऑयल डिपॉजिट पर अपने करता है। इसके अलावा और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत की विदेश नीति को कैसे डायनेमिक होना पड़ेगा, कैसे डायनेमिक होना पड़ेगा कि भारत को कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर बॉल्स इन वन बास्केट, एक ही टोकरी में सारी बॉल्स रखेंगे
बास्केट चोरी हो गई तो सारी बॉल खत्म हो जाएंगे आपके। तो भारत को एक ही कंट्री पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कई सारी कंट्री से अपने ऑयल सप्लाई को मंगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब भारत की विदेश नीति की बाध्यताओं में शामिल हो जाता है।